आप लोग कभी न कभी आरुषि हेमराज मर्डर के बारे में ज़रूर सुना होगा, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से। इंडिया के टॉप जो फाइव क्राइम आते हैं फ्रेंड, उसमें इसका एक स्थान है जो अनसॉल्व है फ्रेंड। एक रूम के अंदर 4 आदमी हैं, 2 का मर्डर होता है, 2 जिंदा बचते हैं, रूम अंदर से लॉक है। फिर भी एक बार पुलिस जांच होता है, 2 बार सीबीआई जांच होता है, आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि उन दोनों का मर्डर किसने किया है। पुलिस जांच में कुछ और रिपोर्ट आता है, सीबीआई जांच में कुछ और रिपोर्ट आता है। मैं पूरा A to Z बताने वाला हूं, पुलिस जांच से लेकर सीबीआई जांच तक, और आज तक इस केस में क्या क्या हुआ है पूरा आप लोग को सुनने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग कहानी अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमेशा ऐसे ही कहानियाँ आप लोगों को देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है नोएडा सेक्टर 25 के L32 नंबर अपार्टमेंट का। यह अपार्टमेंट था राजेश और नुपुर तलवार का। राजेश तलवार एक डॉक्टर थे और उनका खुद का क्लिनिक था, साथ साथ वो फोर्टिस अस्पताल में प्रैक्टिस भी किया करते थे। उनकी वाइफ नुपुर तलवार भी एक डॉक्टर थी और दोनों के माता पिता भी डॉक्टर थे। दोनों बहुत ही संपन्न परिवार के थे। उनके शादी के 5 सालों तक जब कोई बच्चे पैदा नहीं हुई तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब IVF सिस्टम से एक बच्चा पैदा करेंगे। IVF सिस्टम के द्वारा उनकी एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम बड़ी प्यार से वो लोग रखते हैं आरुषि तलवार। आरुषि तलवार का जन्मदिन तो ऐसे 24 मई को आता था, लेकिन 15 मई को वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। होता क्या है कि 16 मई को स्कूल का आखिरी दिन था और उसका 24 मई को बर्थडे था, लेकिन उसने बर्थडे पार्टी रखी थी 16 मई को, ताकि उसके जो स्कूल के फ्रेंड हैं उस बर्थडे पार्टी में आ सके। हो सकता है स्कूल बंद होने के बाद वो न आ पाएँ। वो तैयार होती है, उससे उनका नौकर हेमराज भी उठता है, किचन के काम में लग जाता है, घर का साफ सफाई करता है, और नुपुर और राजेश भी उठते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब लोग जाते हैं, नुपुर राजेश जाते हैं क्लिनिक, आरुषि जाती है स्कूल। सब लोग शाम को 8 बजे इकट्ठा होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद राजेश नुपुर अपने रूम में जाते हैं, आरुषि अपने रूम में जाती है और हेमराज घर के सारे कामों को निपटा करके अपने रूम में जा करके सो जाता है। हेमराज का रूम ऐसा था कि बाहर से मेन गेट लॉक होने के बाद भी हेमराज के रूम से आदमी अंदर आ सकता था। आरुषि का रूम ऐसा था कि एक बार अंदर से लॉक हो जाए तो अंदर वाला आदमी ही खोल सकता है, या तो बाहर से कोई चाबी से खोल सकता था, ऐसे कोई नहीं खोल सकता। सेफ्टी बहुत बढ़िया था उसका। अब क्या होता है, रात को 9 बजे राजेश और नुपुर उठते हैं और जाते हैं आरुषि के रूम में, उसको एक गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या था? डिजिटल कैमरा था। राजेश ने मंगाया था ऑनलाइन, उसको 24 मई को देना चाहते थे जिस दिन बर्थडे था, लेकिन नुपुर बोलती है नहीं आज ही दे दो, हो सकता है कल बर्थडे के दिन अपने दोस्तों का फोटो वगैरह खींचेगी। दोनों जाते हैं उसके रूम में। जब पाती है कैमरा तो आरुषि बहुत ही खुश होती है और बहुत सारे पिक्चर कैप्चर करती है, साथ साथ अपने माता पिता के साथ भी बहुत सारे पिक्चर खींचती है। रात को 10:10 पर आखिरी पिक्चर खींच करके वो टेबल पर रखती है कैमरा और सो करके नॉवल पढ़ने लगती है। इधर राजेश बोलते हैं नुपुर से रात को 11 बजे कि नेट बराबर काम नहीं कर रहा है, जाओ आरुषि के रूम में राउटर को एक बार ऑफ करो फिर ऑन करो। चूँकि राउटर आरुषि के रूम में लगा हुआ था, इसीलिए नुपुर जाती है आरुषि के रूम में और वहाँ देखती हैं कि आरुषि सो करके नावल पढ़ रही थी। उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, एक बार राउटर को ऑफ करती हैं, फिर 2 मिनट बाद ऑन करके अपने रूम में जा चली जाती हैं। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार रात को 12:10 तक राजेश तलवार ने अपना लैपटॉप को यूज किया था, उसके बाद से बंद करके वो सो गए थे। अब सुबह क्या होता है, एक बेल बजता है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है, दूसरा बेल बजता है फिर भी नहीं खोलता है, तीसरा बेल जब बजता है तो नुपुर आती है बालकनी में, देखती है उनकी नौकरानी भारती दरवाजे पर खड़ा होकर बेल बजा रही थी। होता क्या था कि जैसे ही एक बेल बजता था, हेमराज दरवाज़ा खोल देता था और भारती अंदर आती थी, घर का काम करती थी। भारती को अभी उस घर में लगे हुए सिर्फ 6 दिन ही हुआ था। नुपुर पूछती है भारती से क्या हुआ, हेमराज ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? भारती बोलती है रोज़ तो खोल देता, आज पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा है। फिर नुपुर बोलती है ऐसा करो, कहीं हो सकता है दूध लेने गया हो, किसी काम से गया होगा, आएगा दरवाज़ा खोल देगा, उसके साथ आ जाना। फिर भारती बोलती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या तो अब चाबी फेंको, मैं दूसरे घर में जाऊँगी काम करने के लिए। फिर नुपुर आती हैं, अंदर से चाबी लेती हैं और बाहर फेंकती हैं भारती को दरवाज़ा खोलने के लिए। तब तक क्या होता है, राजेश तलवार भी उठ कर अपने रूम से हॉल के अंदर आ जाते हैं। हॉल में देखते हैं एक बिस्की का बोतल रखा हुआ है जिस पे थोड़ा सा ब्लड भी लगा है। अब क्या होता है, नुपुर बोलती हैं कि देखो थोड़ा आरुषि के रूम में जाके देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। राजेश तलवार जाते हैं आरुषि के रूम में,
दहाड़े मार के रोने लगते हैं। इतना देर में नुपुर भी भाग के उसके रूम में जाती है और वो भी रोने लगती हैं। जब दोनों को रोता हुआ सुन के तब तक भारती मेन दरवाज़ा खोल करके चाबी से अंदर आती है, सीधे पहुंचती है आरुषि के रूम में और देखती है कि आरुषि बेड पे लेटी है, उसका गला कटा हुआ है और मरी पड़ी है। दोनों रो रहे थे। फिर नुपुर क्या करती हैं, भारती को गले से पकड़ती हैं और पहला वर्ड जो बोलती हैं भारती को बताती हैं, देखो ना हेमराज ने क्या किया, आरुषि को मार के भाग गया। ये उनका पहला वर्ड था जो भारती ने पुलिस को बताया था। अब क्या होता है, उस टाइम तक सिर्फ इन तीनों के अलावा किसी को बाहर को नहीं पता था आरुषि का मर्डर हो चुका है। फिर भारती पूछती है नुपुर से, क्या मैं बाहर के लोगों को बताऊं? फिर वो बोलती है ठीक है, बाहर के लोगों को तुम जाके बता दो। भारती भागती है बाहर और चिल्लाते हुए सबको बताती है कि हेमराज ने आरुषि को मार के यहाँ से भाग गया। सब लोग दौड़ते हैं राजेश तलवार के घर के तरफ और उसी में से कोई बोलता है वहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था बीरेंद्र सिंह से कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, हेमराज ने आरुषि का मर्डर कर दिया है। पुलिस जब तक पहुँचती है तब तक कम से कम 50 लोग आरुषि के रूम से जाके बाहर आ चुके थे और पुलिस आती है उस टाइम 15 से 20 लोग हॉल में खड़े थे और 5 से 6 लोग राजेश तलवार के रूम में खड़े। तो उस टाइम आरुषि के रूम में तो कोई नहीं था, लेकिन इतने लोग जाके आ चुके थे कि कातिल कौन गया और कौन आया इसका एविडेंस मिट चुका था। पुलिस आती है, जांच शुरू करती है। 8:30 बजे के आसपास आरुषि को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और दूसरी टीम क्या करती है, घर के छानबीन में लग जाती है। खून का धब्बा देखते हुए एक टीम पहुंचती है सीढ़ियों के ऊपर और जाके देखती है छत का दरवाज़ा लॉक था, ताला लगा हुआ था। पूछती है राजेश तलवार से कि इस छत का चाबी लेके आओ, हमको छत चेक करना है। राजेश तलवार जाते हैं बहुत देर तक, तो जब नहीं आते हैं पुलिस दोबारा उनसे पूछती है कि छत का जो दरवाज़ा लॉक है उसका चाबी लेके आओ, हमको खोलना है। फिर राजेश तलवार बड़ी इमोशनली कहते हैं पुलिस से कि छत का दरवाज़ा चेक करने के लिए आप लोग टाइम ख़राब कर रहे हो, तब तक हेमराज यहाँ से भाग जाएगा। इतना सुनते ही पुलिस अब क्या करती है, छत पे जाने का विचार छोड़ देती है और उसके बाद से एक टीम भेजती है नेपाल हेमराज के घर के तरफ और दूसरी टीम रेलवे स्टेशन बस स्टेशन चेक करना चालू करती है ताकि उसको पकड़ा जा सके। हेमराज के ऊपर 20,000 के इनाम भी रख देती है। तब तक 1 बजे क्या होता है, आरुषि के बॉडी मिलता है राजेश तलवार को। 4 बजे उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब आता है दूसरा दिन। राजेश तलवार नुपुर तलवार क्या करते हैं, आरुषि के अस्थि को लेकर के हरिद्वार जाते हैं उस विसर्जन के लिए और पुलिस उस टाइम आती है राजेश तलवार के घर में जांच करने के लिए। उनके साथ एक के गौतम थे जो रिटायर हो चुके थे, लेकिन पुलिस के हेल्प के लिए आए थे ताकि कोई एविडेंस मिल सके। अब क्या होता है, के गौतम सीढ़ियों पर ब्लड को देखते हुए जब जाते हैं ऊपर छत का दरवाज़ा लॉक पाते हैं। फिर वो भी बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो। सब लोग बोलते हैं चाबी तो इसका नहीं है। 10:30 बजे छत का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब पहुंचती है पुलिस छत पे, देखती है एक बॉडी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रखा हुआ है। सबसे पहले बुलाया जाता है राजेश तलवार के भाई को और पहचानने के लिए जब पुलिस बोलती है वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर पुलिस क्या करते हैं, राजेश तलवार को फ़ोन करती है, आप जहाँ भी हो जल्दी से घर पहुँचो, कुछ प्रॉब्लम है। राजेश तलवार भी आते हैं और बॉडी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। हुआ क्या था, धूप की वजह से बॉडी खराब होने लगी थी। फिर पुलिस बुलाती है हेमराज के दोस्तों को। वो दोस्त आते हैं, एक नज़र में ही पहचान लेते हैं यह बॉडी हेमराज का है। अब पुलिस जिसको मर्डर मान के नेपाल तक ढूंढ रही थी, 20,000 रुपये इनाम रखी थी, वो तो उसके घर छत पे मरा पड़ा था। अब पुलिस का पूरा फोकस चला जाता है राजेश तलवार के ऊपर और उनके घर एक पहले काम करता था विष्णु शर्मा, जो हेमराज के पहले काम करता था। वो छुट्टी गया उस टाइम में राजेश ने क्या किया, विष्णु को हटा करके हेमराज को रख लिया। पुलिस थ्योरी थी कि हो सकता है विष्णु ने बदला लेने के लिए इन दोनों का मर्डर किया हो, लेकिन जब पता करती है पुलिस, विष्णु शर्मा उस 15 और 16 मई की रात को नेपाल में था, इंडिया में था ही नहीं। अब पूरा फोकस चला जाता है राजेश तलवार के ऊपर। 23 मई को पुलिस बुलाती है उनको पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए। उसी दिन गिरफ्तार करके उनको डासना जेल गाजियाबाद में डाल दिया जाता है। 23 मई को ही गुरदर्शन सिंह जो पुलिस के डीएसपी थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं राजेश और नुपुर ने कैसे मारा था दोनों को। उनके अनुसार 2 थ्योरी देते हैं। पहले थ्योरी के अनुसार वो बताते हैं कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों रात को सो रहे थे। उसी टाइम राजेश तलवार किसी काम से बाहर निकलते हैं और जाते हैं हेमराज के रूम में कुछ आवाज़ सुन करके। वहाँ हेमराज नहीं मिलता है। फिर देखते हैं आरुषि का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सीधे पहुँचते हैं आरुषि के रूम में। आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में देख करके हेमराज को पकड़ते हैं, वो मारते हुए छत पे लेके जाते हैं और वहीं उसका मर्डर करते हैं और सर्जिकल ब्लेड से उसका सर काट देते हैं। नीचे आते हैं, हॉल में बैठ के दारू पीते हैं। उसके बाद से उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। फिर जाते हैं आरुषि के रूम में और उसका भी मर्डर कर देते हैं।
पुलिस का पहला थ्योरी ये था, जब पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, एक मरी हुई लड़की का कैरेक्टर खराब कर रहे हो। फिर क्या होता है, पुलिस अपना दूसरा थ्योरी देती है, बताती है कि राजेश तलवार का अफेयर चल रहा था दूसरी औरत के साथ, उसको लेकर के आरुषि जानती थी और वो बातें करती थी हेमराज के साथ। इसको लेकर के वो कभी कभी राजेश तलवार का ब्लैकमेल भी करती थी। इसको लेकर राजेश तलवार बहुत गुस्सा में थे। पहले उन्होंने आरुषि कत्ल किया, फिर मारते हुए लेकर गए हेमराज को छत पे, चूँकि वो गवाह था, उसका मर्डर किया। पुलिस का दो थ्योरी के अनुसार उनको जेल में डाल दिया गया, राजेश तलवार को। अब जब मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है सरकार पर, सरकार क्या करती है, मायावती सरकार 1 जून 2008 को यह केस यूपी पुलिस से लेकर के सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सीबीआई उसी दिन भार संभालती, इंचार्ज संभालती है। उनके हेड थे अरुण कुमार। अरुण कुमार जब जांच शुरू करते हैं, इसका पूरा दिशा ही बदल जाता है। होता क्या है कि राजेश तलवार के क्लिनिक पे नेपाली काम करता था जिसका नाम था कृष्णा थडरई। कुछ दिन पहले उसे क्लिनिक में कुछ गलती हो गई, जिसको लेकर राजेश तलवार ने उसको बहुत डांटा था, बहुत इंसल्ट किया था। इस बात को लेकर वो हेमराज से एक बार बोल रहा था कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। तो उस बोलते हुए उनका जो ड्राइवर था उमेश शर्मा, वो सुन लिया था। यह बात जब सीबीआई जानती है तो सबसे पहले क्या करती है, कृष्णा थडरी को हिरासत में लेती है 7 जून 2008 को। और हिरासत में लेने के बाद जो उसको रूम का फ्लैट का जांच होता है, उसमें एक खुकरी मिलता है जिसमें ब्लड लगा हुआ था, एक ट्राउजर मिलता है उस पर भी ब्लड था, और एक तकिए का खोल मिलता है उस पर भी ब्लड लगा हुआ था। उसका नार्को पॉलीग्राफ किया जाता है, ब्रेन मैपिंग किया जाता है। इसके आधार पर 13 जून को उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अपने नार्को के दौरान एक दोस्त का नाम लिया था जिसका नाम था राजकुमार। 23 जून को राजकुमार की हिरासत में लिया जाता है, उसका भी नार्को किया जाता है, ब्रेन मैपिंग किया जाता है, पॉलीग्राफ किया जाता है। उसके आधार पर 27 जून को राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने नार्को में राजकुमार ने एक दोस्त का नाम लिया था विजय मंडल शंभू। विजय मंडल को भी 30 जून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, और इस गिरफ्तारी के आधार पे अरुण कुमार ने 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि 15 और 16 मई को रात को क्या हुआ था और दोनों का मर्डर कैसे हुआ था। अरुण कुमार बताते हैं कि हम लोगों ने जब राजेश के रूम में बैठ के दरवाज़ा बंद किया, एसी चालू किया, एसी खराब होने की वजह से बाहर का कुछ भी साउंड अंदर नहीं आ रहा था। जो पुलिस का पहला थ्योरी था कि अंदर मर्डर हो रहा हो, कैसे कोई नहीं सुनेगा, तो उनका ये थ्योरी था कि अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बाहर क्या हो रहा था। उन्होंने अपना जो थ्योरी बताया, 2 थ्योरी बताया कि दोनों का मर्डर कैसे हुआ। अरुण कुमार के अनुसार हेमराज अपने घर में एक पार्टी रखता है, चूँकि उसके नेपाल में नया नया घर बना था, जिसमें राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल शंभू तीनों आते हैं। तीनों शराब पी रहे थे। उसी टाइम कृष्णा एक बार और बोलता है हेमराज से कि मैं अपने बेइज्जती का बदला जरूर इनसे लूँगा। यह कहते हुए आरुषि पीछे से सुन लेती है और कृष्णा और राजकुमार जाते हैं आरुषि के रूम में और उसको मर्डर कर देते हैं। और जब भागने लगते हैं उस टाइम क्या होता है, हेमराज उनको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर दोनों पकड़ के छत पे लेके जाते हैं, वहाँ उसका भी मर्डर करके भाग जाते हैं। सीबीआई के दूसरे थ्योरी के अनुसार जब तीनों बैठ के एक साथ राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल शंभू दारू पी रहे थे, उस टाइम राजकुमार का नीयत खराब होता है आरुषि के लिए। राजकुमार और कृष्णा जाते हैं आरुषि के रूम में। राजकुमार आरुषि से ज़बरदस्ती करने लगता है। जब वो विरोध करती है तो कृष्णा अपना खुकरी निकालता है, उसके सर पर वार करता है और दूसरे से गला काट देता है। जब भाग रहे होते हैं, जब बोलता है हेमराज जाके अपने मालिक को बताऊंगा तुम लोगों के बारे में, तो तीनों पकड़ के ले जाते हैं छत पे। वहाँ राजकुमार का भी उसी खुकरी से हत्या करते हैं और दरवाज़ा बंद करके भाग जाते हैं। अरुण कुमार का ये 2 थ्योरी था जिसके आधार पे उन्होंने बताया कि 2 लोगों ने अपने हत्या की बात भी कबूल कर लिया है। अरुण कुमार के इसी 2 थ्योरी के आधार पे राजेश तलवार को लोगों 50 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है, अपने घर चले जाते हैं। अरुण का पूरा फोकस इन 3 नौकरों पर रहता है जांच के लिए। इस पुरानी सीबीआई टीम को हटा करके नई सीबीआई टीम का गठन किया जाता है एसपी नीलम किशोर के नेतृत्व में, जिसके जांच अधिकारी थी एजीएल कौल। एजीएल कौल सबसे पहले जांच शुरू करते हैं उन 2 डॉक्टरों से जिन्होंने आरुषि और हेमराज का पोस्टमार्टम किया था। सबसे पहले बुलाते हैं सुनील दोहरा को, जिन्होंने आरुषि का पोस्टमार्टम किया था। वो बताते हैं आरुषि के बॉडी को देख कैसा लग रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छा से साफ किया गया था, कपड़े भी ठीक किए गए थे। फिर बुलाते हैं नरेश राज को, जिन्होंने हेमराज का पोस्टमार्टम किया था। वो बताते हैं नरेश राज की हेमराज के प्राइवेट पार्ट को देख कैसा लगता था कि लास्ट टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल था वो। इसी आधार पर अपना जांच आगे बढ़ाते हैं एजीएल कौल और सबसे पहले बुलाते हैं कृष्णा के मकान मालिक के जौहरी को
और पूछते हैं कि उस दिन कृष्णा कहाँ था। के जौहरी बताते हैं कि रात को 12 बजे तक तो मेरे घर में था, वो कहीं गया ही नहीं था। फिर विजय मंडल के मालिक आते हैं पुलिस टंडन, वो भी बताते हैं कि 12:30 बजे रात तक तो मैंने विजय मंडल को घर में ही देखा था, कहीं गया ही नहीं था। राजकुमार की एम्प्लाई नित्या दुरानी आती हैं, वो भी गवाही देती हैं कि राजकुमार उस दिन कहीं नहीं गया था, मेरे घर में ही था। एरिया में 6 गार्ड काम करते हैं। 6 गार्ड से जब सीबीआई पूछती है वो पूरे बताते हैं कि उस रात न तो उनके घर में कोई गया था और न उनके घर से कोई बाहर आया था। यहाँ तक कि उनके घर में, राजेश के घर में, उन तीनों का न डीएनए मिला, न फिंगरप्रिंट मिला, कोई सबूत नहीं मिला। जो कृष्णा के घर में मिला था, खुखरी मिला था, वो तो उस पर इंसान का ब्लड था ही नहीं। कल जो फाइनल बताते हैं उनका मेल खाता है जो पहले पुलिस का थ्योरी था उससे बहुत हद तक मेल खाता था। एजेंट को बताते हैं कि 11 बजे रात को राजेश तलवार जब उठते हैं, बाहर आते हैं किसी काम से, वो आवाज़ सुनते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं हेमराज के रूम में, वहाँ हेमराज नहीं मिलता है। और उसी का रूम देखते हैं, थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। एक गोल फिश उठाते हैं और सीधे पहुँचते हैं उसके आरुषि के रूम में, देखते हैं दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। पहला स्टिक से मारते हैं, हेमराज के सर पे लगता है। दूसरा जब मारने जाते हैं उतना देर में हेमराज बिस्तर से नीचे गिर जाता है और सीधे जाकर आरुषि के सर में लगता है। जोरदार इतना वार था कि एक ही वार में आरुषि का मौत हो जाता है और हेमराज का ही मौत हो जाता है। ये शोर शराबा सुन के नुपुर तलवार भी भाग के उस रूम में पहुंचती हैं। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपने पति का साथ देने के, क्योंकि दोनों का मौत हो गया था। होता क्या है, अब दोनों साफ सफाई करते हैं, आरुषि कपड़े ठीक करते हैं, बिस्तर ठीक करते हैं, आराम भी करते हैं, ताकि इसका कोई निशान न रहे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में दोनों शामिल थे। हेमराज को चद्दर में लपेटते हैं, छत पे लेके जाते हैं, स्केल्पेल से उसका सर काटते हैं और नीचे आते हैं, आरुषि का भी ऐसे ही काटते हैं ताकि शो किया जाए कि किसी दूसरे ने मर्डर किया है। और साफ सफाई करने के बाद हॉल में बैठते हैं, दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद क्या होता है, वो लोग सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह जब सब कुछ होता है। सीबीआई के रिपोर्ट के आधार पे 26 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। राजेश और नुपुर चले जाते हैं जेल में। फिर 2014 में अप्लाई किया जाता है हाई कोर्ट इलाहाबाद में और 12 अक्टूबर 2017 को दोनों को हाई कोर्ट मुक्त कर देती है, सीबीआई को डांट लगाते हुए कि इसमें कोई भी सबूत नहीं है सिवाय थ्योरी के। जिस स्कैल्पल से मारा गया था, काटा गया था सर, वो स्कैल्पल भी नहीं मिला, वो कपड़े भी नहीं मिले राजेश तलवार का जिस पे ब्लड लगा था। और दूसरा चीज़, वो स्टिक जिससे मारा गया था सीबीआई के थ्योरी के आधार पे, उस पर ना तो कोई ब्लड था ना कोई निशान था। सीबीआई बस ये जांच कर पाई कि गोल्फ स्टिक नंबर 5 ज़्यादा सफाई है, इसके लिए लगता है इससे मर्डर किया गया है। न तो कोई ब्लड था न कोई निशान था। एक सबूत भी सीबीआई अदालत में नहीं जमा कर पाई कि राजेश तलवार ने और चाहे नुपुर ने उसका हत्या किया था। इस आधार पे हाई कोर्ट उनको मुक्त कर देती है कि आप लोग दोबारा जांच करो और सबूत इकट्ठा करके लेके आओ। सीबीआई पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर के, लेकिन इसका कोई फैसला नहीं हो पाता है कि आखिर में मारा तो मारा किसने। न सीबीआई को कोई सबूत मिला और न ही कोई नौकर इसमें फंसता है। तीनों नौकरों को रिहा कर दिया जाता है। तो आप लोग को क्या लगता है इसमें किसने मर्डर किया होगा और कैसे किया होगा? फ्रेंड, मैंने पूरा कहानी आप लोग को बताया है। हेमराज आरुषि का मर्डर में क्या क्या कब कब हुआ था फ्रेंड। तो मिलते